चलिए सो करते हैं स्टार्ट आप लोगों का एक नए मॉड्यूल का स्टार्ट आगाज। और मॉड्यूल का नाम क्या है आप लोगों का? मॉड्यूल 2, जो कि डील करता है किससे रिलेटेड? जो आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 2 है ये डील करता है किससे रिलेटेड? लिवरेजेस से रिलेटेड, राइट? किससे रिलेटेड? लिवरेज एंड ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस से रिलेटेड, राइट? तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। अब इस चैप्टर के लिए ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कोई बहुत सारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में नहीं रखना है। वो 10 मिनट के अंदर इसका चैप्टर का पूरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अगर समझने की कोशिश करोगे तो, अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो भाई जिंदगी भर लग जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं होगा आप लोगों का, करेक्ट? तो चलिए, तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर ना एक स्टेटमेंट बनाना है। उस स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और वो स्टेटमेंट बनता कैसे है? तो उस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, बरोबर, एकदम बरोबर। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, बनाना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इनकम के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? सेल, कि हमने कितने का सेल किया, करेक्ट? ये हो गया आपका अमाउंट। तो सेल कितने का किया? सेल में से कौन से खर्चे को माइनस करेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। एंड होप कि सभी को वेरिएबल कॉस्ट का मतलब पता है। एक पर्टिकुलर यूनिट्स को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है डायरेक्ट नेचर का, उसी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, करेक्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया? अरे हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से हम जनरली फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। या तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो हम कंट्रीब्यूशन में से अगर क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते, तो हमें क्या मिल जाता? तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को समवन, कुछ लोग ईबीआईटी भी बोलते हैं। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिर इसमें से अब एक एक करके हम खर्चों को माइनस करेंगे। पहले आई को गायब कर देते हैं। आई बोले तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बोले तो कब आएगा? जब आपने कोई डेप्ट फंड ले रखा होगा तब आएगा। जैसे कि कोई डिबेंचर ले रखा होगा, या कोई लोन ले रखा होगा, कोई उधारवाड़ी कर रखा होगा, तो फिर क्या आएगा आपके पास? ये इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा, करेक्ट? तो जैसे ही हमने इंटरेस्ट माइनस किया, तो अब बताओ ईबीआईटी से अगर हमने आई को गायब कर दिया तो बचा क्या? ईबीटी बचा क्या? यस, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब ये टैक्स पे करने के पहले का प्रॉफिट है, ईबीटी। तो अभी इसमें से क्या भी पेड कर देंगे? टी भी पेड कर देंगे। टी बोलने का मतलब टैक्स। तो ये एट द रेट एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगा आपको क्वेश्चन में गिवन, करेक्ट? तो फिर टैक्स भी अगर हम माइनस कर देंगे, अगर हम काय की भी अमाउंट माइनस कर देंगे, टैक्स की भी अगर अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा उसे हम नाम क्या देंगे? उसे नाम देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या नाम देंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ये टैक्स पे करने के बाद की अमाउंट है। अब इसमें से एक और चीज माइनस करेंगे जिसको हम नाम देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जनरली जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, उसकी जो फेस वैल्यू होती है इनटू जो भी रेट ऑफ डिविडेंड होता है उससे मल्टीप्लाइड करके निकलता है। तो हमने जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया तो उसको भी यहाँ से माइनस किया, तो अब हमें क्या मिल गया? अब हमें मिल गया हमारा अर्निंग, जो अब किसके लिए अवेलेबल है? सो अर्निंग ये अवेलेबल है फॉर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, करेक्ट? और जैसे मुझे ये मेरा अर्निंग पता चल गया कि अरे ये तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ कैपिटल नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक स्पेसिफिक किसी नंबर से, तो हमें जो आउटकम मिलेगा या जो आंसर मिलेगा उसी आंसर को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं उसे हम? अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में हम लोग ईपीएस भी बोलेंगे। तो बस आपने ये छोटू सा स्टेटमेंट याद रखने का है, करेक्ट? आपने क्या करने का है? ये छोटू सा स्टेटमेंट याद रखने का। क्या बोलता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बोलता सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाएगा आपके पास?
आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। और यही तो मुद्दा है इस पूरे चैप्टर का। क्या मुद्दा है, हमको अर्निंग पर शेयर क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, हमने अर्निंग पर शेयर निकालना है और देखना है कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा अर्निंग पर शेयर आता है। तो पहला स्टेटमेंट आपने ये समझने का है, करेक्ट। अब देखो अलग अलग सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा। जैसे मैं ये फॉर्मेट को यहीं पर मैं आपके साथ क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। होप आप लोगों को सब पूरी बातें यहाँ पर नजर आ रही है। ये हटा देते हैं यहाँ से, डेप्ट फंड वगैरह सब हटा देते हैं। देखो हमारे पास ना 3 तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है। अब कोई बोलेगा सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे क्या है, मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कॉम्बिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कॉम्बिनेशन, कि आप कैसे कैसे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, 3, ठीक है। मैं कितने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, राइट। और 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से रहेगा, एक कॉम्बिनेशन रहेगा प्योर इक्विटी वाला, दूसरा कॉम्बिनेशन रहेगा इक्विटी प्लस डिबेंचर, तीसरा कॉम्बिनेशन होगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर, और चलो चौथा एक और कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर, तीनों चीज रहेंगी, करेक्ट। तो ऐसे हम कितने मैक्स टू मैक्स कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4। ज्यादा से ज्यादा कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4। तो हम लोग ये 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या करते हुए चलेंगे, बनाकर आपको सिखाते हुए चलेंगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलिए मैं वो 4 कॉम्बिनेशन की बात करते हुए आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर की। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस के अंदर पैसे किस तरीके से लगा रहे हो, इसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो आपके पास पहला तरीका है ओनली इक्विटी, आप अपने धंधे में ना सिर्फ और सिर्फ क्या लाओ, इक्विटी शेयर लाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है, ये पहला तरीका हो गया आपका, राइट। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इक्विटी का कुछ पोर्शन ला लो, कुछ पैसा डिबेंचर के थ्रू ला लो, मतलब उधार ला लो। तो ये आपके पास कौन सा तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। अच्छा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दो, ये आपके पास तीसरा तरीका हो गया। और जो चौथा कंप्रेहेंसिव तरीका, जहां आप इक्विटी भी लाओ, डिबेंचर से भी पैसा लाओ और प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा लाओ, तीनों तरीके से, ये चौथा तरीका। ये 4 तरीके हो गए, करेक्ट। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, मेरा ईबीआईटी, मैं सीधा शुरुआत कैसे करता, ईबीआईटी, ऊपर की इंफॉर्मेशन सबके लिए कॉमन होंगी। जैसे मैं बोलता मेरे पास ईबीआईटी है 1 लाख रुपए का, कितने का, 1 लाख रुपए का, करेक्ट। मेरे पास क्या है, ईबीआईटी 1 लाख रुपए का है। तो चारों कंडीशन में मैं ईबीआईटी कितना ले रहा हूं, 1 लाख। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैंने डिबेंचर इशू किया ही नहीं तो क्या मुझे ब्याज की कॉस्ट आएंगी, नो। तो यहां पर कोई ब्याज की कॉस्ट आएंगी क्या, नो। क्या यहां पर कोई ब्याज की कॉस्ट आएंगी क्या, नो। तो ब्याज की कॉस्ट कहां आएंगी, जब आप कोई डिबेंचर या कोई लोन लेते हो तब तो ब्याज की कॉस्ट आएगी। जैसे मैंने बोला आपने 1 लाख रुपए का डिबेंचर ले रखा था, उस पर 10% ब्याज देना था, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपने 10,000 का ब्याज भरा, एक एग्जाम्पल के लिए। और यहां पर भी मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल में आपने 10,000 का ब्याज भरा, ठीक है। तो ये आपने अगर 10,000 का ब्याज भरा तो आपके पास अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना अवेलेबल है, 90,000। यहां पर 1 लाख, यहां पर 90,000, करेक्ट। और फॉर एग्जांपल मैं आपको टैक्स रेट बोलता हूं 30% है, कितना, 30%। तो ये 1 लाख का 30% कितना होता है, 30,000। 90,000 का 30% कितना होता है, 27,000। 1 लाख का 30% कितना होता है, 30,000। और 90,000 का 30% कितना होता है, 27,000। तो ये टैक्स है। तो टैक्स हमारा खर्चा होता है जो हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये सब माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 70,000, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाना चाहिए आपका 63,000। यहाँ कितना बच जाना चाहिए, 70,000। यहाँ कितना बच जाना चाहिए, 63,000। इसे नाम क्या देते हैं हम, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद की अर्निंग, राइट। चलो अब इसके अलावा अब हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो अब मुझे बताओ डिविडेंड का पैसा कब जाएगा हमारे पास से, जब डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा तभी तो जाएगा। तो यहां हमने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया था क्या, नहीं। यहां कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया था क्या, नहीं, ठीक है। सो यहां पर आप लोगों के पास इक्विटी और डिबेंचर है, तो यहां पर भी कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, नहीं। यहां पर है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, यस। तो यहां डिविडेंड का अमाउंट आएगा, यहां भी है क्या, यस। जैसे मैं बोलता आपने 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे और उस पर 10% का डिविडेंड देना था, तो 50,000 का 10% कितना होता, 5,000। तो ये 5,000 और यहां पर भी 5,000, राइट। तो क्या निकल जाएगा आपके पास, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर,
ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और जैसे आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पता चलेगा, अब डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सर अब वो पता कैसे चलेगा? तो आप देखो कि आपके पास यहाँ पर टोटल कितने रुपए के इक्विटी थे, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जो फेस वैल्यू थी उससे। यहाँ पर भी टोटल इक्विटी शेयर देखो और उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। टोटल इक्विटी शेयर देखो, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। टोटल इक्विटी देखो, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो जो भी नंबर ऑफ यहाँ पर क्वांटिटी आई होंगी उससे क्या कर देने का, डिवाइड। जैसे मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 10,000 रहा होगा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर 8,000 रहा होगा, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर 7,000 रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ 5,000 रहा होगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, टोटल इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाता है और बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना है, लाइक 70,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो 7 रुपये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाता है। उसके अलावा 63,000 डिवाइडेड बाई 8,000 तो 7.88 रुपीज़ आ जाता है। फिर 65,000 डिवाइडेड बाई 7,000 तो 9.29 कुछ आ जाता है। और 58,000 डिवाइडेड बाई 5,000 तो 11.6 कुछ आ जाता है। तो ये देखो आपको हाई कहाँ से रिटर्न मिल रहा है अर्निंग पर शेयर, लास्ट वाले कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो आपने ये वाले कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। तो हमको बस यही तो डिसीजन लेना है इस चैप्टर के अंदर। ये बात अगर आपने सीख लिया तो समझ लो आपने पूरा का पूरा चैप्टर सीख लिया, करेक्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे आपके ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के लिए, राइट। चलो अब देखो ये जो आप लोगों ने पूरा इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बनाया, क्या इस स्टेटमेंट को मैं फॉर्मूले की मदद से भी लिख सकता हूँ? चलो मैं यहाँ बगल में फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर एक मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला लिखकर दिखा रहा हूं। देखो अब यहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि आपको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बनाना है, किसका? अर्निंग पर शेयर। तो ईबीआईटी में से कुछ माइनस हुआ क्या? जैसे ये ईबीआईटी था, ये ईबीआईटी से सिर्फ क्या माइनस हुआ है? टैक्स माइनस हुआ है क्या? बस, और कुछ हुआ है क्या? नो। तो आपके पास फॉर्मूला कैसे बन जाना चाहिए? आपके पास फॉर्मूला बन जाना चाहिए इसका फॉर्मूला कैसे बन जाना चाहिए आपके पास? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई एन, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपको सीधा क्या पता चल जाएगा? एनपीएस, कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, राइट। अच्छा दूसरा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन की बात करूं, अगर अब मुझे इस ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर निकालना है तो देखो क्या क्या माइनस हुआ। ईबीआईटी से पहले हमने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। तो पहले क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट। ईबीआईटी से पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर क्या माइनस हुआ? टैक्स। तो इंटू कर देंगे 1 माइनस टैक्स, और फिर बाद में सीधा क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड, तो एन से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो क्या पता चल जाएगा हम लोगों को पता चल जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा मेरे पास अगली बात अगर मैं बताऊं तो ईबीआईटी था, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस हुआ क्या? नहीं। क्या माइनस हुआ? टैक्स माइनस हुआ। तो ईबीआईटी में से पहले हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे। और क्या माइनस हुआ? प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आए होंगे उसको। ये बन गया फिर से ईपीएस का फॉर्मूला। अच्छा अगर यहाँ पर ईपीएस का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे? देखो ईबीआईटी में से पहले क्या माइनस किया हमने? इंटरेस्ट माइनस किया, फिर उसके बाद टैक्स भी माइनस हुआ तो 1 माइनस टैक्स, और देखो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड, और सबके साथ फिर बाद में हमने टोटल जो भी नंबर ऑफ शेयर आए होंगे उससे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है आपका अर्निंग पर शेयर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। और यही फॉर्मूला कहाँ काम आता है? जब आप लोगों को कभी काल अगर क्या बोल दे इन डिफरेंस ईबीआईटी निकालो, अगर सवाल में कभी क्या पूछ दिया जाए इन डिफरेंस ईबीआईटी लेवल निकालो, इन डिफरेंस ईबीआईटी लेवल निकालो, तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर बस आप ये ईपीएस का फॉर्मूला लगा दोगे। आप दो कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करोगे जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। और वहां पर जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इक्विटी और डिबेंचर के कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन, दो आपके पास मैंने स्ट्रक्चर दिया है, प्लस इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर, ये आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर था। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या बोलता है? तो इक्विटी है तो ईबीआईटी तो आएगा ही आएगा, तय है। और क्योंकि डिबेंचर भी है तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, और इंटू 1 माइनस टैक्स भी माइनस होगा, डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी अर्निंग है, इक्विटी है तो ईबीआईटी तो आएगा, डिबेंचर है इसलिए वहाँ से क्या माइनस हो जाएगा? इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद 1 माइनस टैक्स भी माइनस होगा, और क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा, और डिवाइडेड बाई एन। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला। अच्छा अगर मान लो ओनली इक्विटी से पैसा लाते तो फॉर्मूला क्या बन जाता? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई एन। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको बोले, ठीक है, जो भी कोई कॉम्बिनेशन बोले उन कॉम्बिनेशन का आपने कंपैरिजन करना है।
यहाँ से सारी वैल्यू गिवन होंगी, सिर्फ ईबीआईटी मिसिंग होंगी, तो ईबीआईटी आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पर मिल जाएंगे। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इस इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल नंबर 2 है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कवर करना है। चलो एक लास्ट चीज और है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बात बता दी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछना है आपको, आपसे यूनिवर्सिटी अगर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछना चाहती है तो फिर डायरेक्ट लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? सवाल आ सकता है कि बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, तो फिर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला यूज करना। क्या है फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, मतलब कंट्रीब्यूशन, उसके बाद अगला प्रॉफिट क्या है? ईबीआईटी। फिर अगला है फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज के लिए फॉर्मूला है आपके पास ईबीआईटी, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग ईबीटी, अर्निंग ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट, अर्निंग बिफोर टैक्स। और जैसे आप लोगों को कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ये फॉर्मूलेज आप लोगों को क्या करने हैं? मगअप करना है। और इसके बाद आप लोगों को ना एक परसेंटेज चेंज से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आती है जिसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है आपका, डिग्री के जब भी बात आई ना, तो जो भी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करने बोला है ना, अगर फॉर्मूला याद आ जाए तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है डिग्री चेंजेस का, तो फिर वैसे कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए, ये जो भी सेल्स आपको इंक्रीज करने बोलेगा या ईबीआईटी को इंक्रीज करने बोलेगा, तो या फिर आप लोगों को हो सकता है ईबीटी को इंक्रीज करने बोले, तो जिस भी चीज को इंक्रीज करने बोलेगा उतने परसेंट से क्या कर देना चाहिए आप लोगों ने? इंक्रीज कर देना चाहिए, करेक्ट। तो इससे अलावा वो क्या भी पूछ सकता है, डिग्री के भी पॉइंट पूछ सकता है, डिग्री ऑफ लिवरेजेस कि कितना चेंज हो रहा है वो बताओ, बट उसके चांसेस थोड़े कम है। चांसेस किसके सबसे ज्यादा है? ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ईपीएस एनालिसिस करने बोलेंगे ना, इसके चांसेस और इंडिफरेंस पॉइंट के चांसेस ज्यादा है। तो आपने इन टाइप के क्वेश्चंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है हमारा मॉड्यूल नंबर 2 लिवरेज एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है। सो कमिंग सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड, राइट। किससे? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड।